हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपके साथ लिए लाई हूँ एक नया टॉपिक, इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, एक्टिव फॉर्म एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसके बारे में मैंने एक छोटा सा ये वीडियो बनाया है। आप इसे पूरा शुरू से आखिरी तक देखिएगा, आपको दोबारा से फिर एक्टिव पैसिव समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक छोटे छोटे बिंदु भी हमने आपको समझाने का प्रयास किया है इस वीडियो में। ओके, शुरू करते हैं। एक्टिव से पैसिव फॉर्म लाने के लिए सिर्फ 4 नियम होते हैं, ज़्यादा रूल नहीं होते, सिर्फ 4 नियम होते हैं। उनमें से भी 3 नियम ऐसे हैं जो सभी में लगने हैं, सभी एक्टिव पैसिव में। मतलब 12 टाइप के टेंस होते हैं, उनमें से सिर्फ 8 के पैसिव फॉर्म बनती है। तो 8 टाइप के जो पैसिव फॉर्म बनाएंगे तो 3 नियम तो सभी में कॉमन लगने हैं। चौथा नियम चेंज होता है, उसको भी मैं अभी समझा दूंगी, अपनी ट्रिक से समझा दूंगी कि आपको याद हो जाए। तो चलिए, पहला नियम क्या लगता है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अदला बदली। अदला बदली समझते होंगे ना, एक्सचेंज करना। एक्सचेंज करने की क्या होता है कि जैसे इसको दोबारा से मैंने लिखा, भाई सब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। मतलब अदला बदली हो गई ना, ऑब्जेक्ट को फिर सब्जेक्ट बना देते हैं। मतलब दोनों का स्थान परिवर्तन हो गया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ गया और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पे चला गया। इसी को अपनी भाषा में लिखा है मैंने कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की अदला बदली करते हैं। जो भी टेंस लिखा होगा उसमें सबसे पहले हम आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। मीन्स दोनों के स्थान परिवर्तन कर देंगे। तो जैसे अच्छा, हाँ, एक छोटी सी और चीज़ मैंने लिख रखी है, इसको भी देख लीजिए। बहुत से बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि ही का हिम क्यों हो गया, आई का मी क्यों हो गया। तो नाउन जो भी नाम लिखा होता है वो तो ज्यों का त्यों रहता है, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। कि मुकेश लिखा है तो मुकेश को मुकेश ही रखेंगे। लेकिन जो प्रोनाउन होते हैं जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सब प्रोनाउन जो होते हैं तो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या होते हैं, ये मैंने लिखा हुआ है। जैसे यदि सब्जेक्ट आपका ही है तो ऑब्जेक्ट हम क्या बना देंगे? उसको हिम। यदि सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं और उस वक्त सब्जेक्ट आपका ही है तो हम ऑब्जेक्ट करते वक्त उसको क्या लिख देंगे? हिम। आई सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट करते वक्त क्या लिखेंगे? मी। वी सब्जेक्ट है तो अस। दे का देम, शी का हर। या यूँ कहें, इधर से इधर को भी तो हम आ सकते हैं कि हर ऑब्जेक्ट लिखा था, अब हर ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है तो हम क्या कर देंगे? आके शी। तो ये बहुत है, याद कर लेंगे इसको। छोटा सा ही, हिम, शी का हर, आई वी, आई मी, वी का अस, दे का देम। तो पहला नियम क्या हुआ? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करें। ये चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो, चाहे आपका पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी टेंस हो, आपको इसमें पहला नियम पैसिव फॉर्म करते वक्त आपको पहला नियम यही लगाना है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के स्थान पर रख देंगे। नेक्स्ट नियम, जो कि आपको नेक्स्ट अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले, अच्छा, न्यू ऑब्जेक्ट क्या बनेगा कि जो पहले सब्जेक्ट था। जैसे मान लेते ये सब्जेक्ट था तो इसको अब हम ऑब्जेक्ट बना दिए ना, तो हिम बना दिए, मान लेते हैं एक पल को। तो क्या होगा? न्यू ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना, पहले वाला सब्जेक्ट ही तो न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा जाके। अभी हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो उसमें आप देख समझिएगा। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करेंगे। और ये सबसे कॉमन, कोई भी पैसिव फॉर्म बनाएंगे, वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की फॉर्म से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, यदि आपको वर्ब नहीं याद है, वर्ब की फॉर्म्स नहीं याद है तो वो आप देखें, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। चौथा नियम जो बदल जाता है वो है हेल्पिंग वर्ब का। हेल्पिंग वर्ब आपको टेंस के अकॉर्डिंग लगानी होंगी। तो आपको टोटल जैसे 8 पैसिव फॉर्म होती है तो 8 हेल्पिंग वर्ब याद करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो उससे मैंने एक टेबल के माध्यम से समझाया है। अभी देखिए, ये मैंने चौथे नियम के लिए एक टेबल बना रखी है। जो चौथा नियम मैंने अभी बताया ना कि चौथा नियम होता है कि हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लगानी। इसमें अक्सर बच्चे परेशान होते हैं, ज़्यादातर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि हेल्पिंग वर्ब को लेकर भूलते हैं। तो चलिए, पहला हम याद करते हैं, अभी के अभी याद कर लेंगे। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन? एक्टिव। एक्टिव का जो सेंटेंस लिखा हुआ है, एक्टिव वॉइस जो है वो किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यदि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की भी पहचान नहीं पता तो आप ऐसे भी देख सकते हो। सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात क्या लगी है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा है तो हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। या फिर डू डज नॉट लगा होता है तब भी हम कहते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है। यदि सेंटेंस एक्टिव वॉइस किस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में।
और पहचाना हमने कैसे? सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है या सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात डू नॉट या डज नॉट भी लगा होता है, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। ऐसा होने पे हम क्या हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? इज, एम, आर में से एक लगाएंगे। अब आपको मालूम है, पहले के वीडियो में मैंने बताया इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं, एम आई के साथ लगाते हैं, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। तो ये सब्जेक्ट को ध्यान देंगे, लेकिन होना क्या है हेल्पिंग वर्ब, चौथा नियम जो हम कह रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट होने पर यह सेंटेंस क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, तो हम क्या लगा देंगे? वॉज या वर। देखिए कितना सिंपल सा है। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट को अगर आपको पहचानना ही नहीं आ रहा है इंग्लिश में, तो आप ऐसे पहचान सकते हैं, सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात क्या लगा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई। सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात क्या लगा हुआ है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट होता है ना। अच्छा, सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होती है तो पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव होता है। उसी तरीके से आप इसको ऐसे भी पहचान सकते हो, सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात डिड नॉट लगा तब भी पास्ट इंडेफिनिट होता है, ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव होता है। ओवरऑल हम कहेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होने पर सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट होने पर पैसिव फॉर्म में हम इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, और यदि पास्ट इंडेफिनिट है तो वॉज या वर लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर अब हम आगे देखते हैं, देखिए ये दो नियम आपको याद हो गए, टोटल याद कितने करने हैं? 8। चलिए, ये तीसरे और चौथे नंबर के सेम है, बहुत आसान से। अब जैसे अभी आपने कहा इज, एम, आर लगा देते हैं, ऐसा होने पे इज, एम, आर लगा देते हैं, और ऐसा होने पे वॉज वर लगा देते हैं। लेकिन यदि अभी आप ध्यान दें कि इज, एम, आर पहले से ही लगा था या वॉज वर पहले से ही लगा है, तब क्या करेंगे? तब कुछ नहीं, छोटा सा चेंज है, बीइंग जोड़ देते हैं इनके साथ में, कुछ नहीं, मतलब इज, एम, आर लगा हुआ है तो हम पैसिव फॉर्म करते वक्त क्या कर देंगे? उनके साथ क्या जोड़ देंगे? बीइंग, BEING, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। उसी तरीके से यदि वॉज या वर पहले से लगा हुआ है तो वॉज बीइंग, वर बीइंग कर देंगे। लेकिन अभी आपको पहला और दूसरा नियम हमने याद कराया था, रिपीट कराते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट होने पर पैसिव फॉर्म में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज, एम, आर। पास्ट इंडेफिनिट होने पे वॉज या वर, लेकिन पहले से ही लगा है इज, एम, आर या वॉज वर, तब हम क्या कर देते हैं? इज बीइंग, एम बीइंग, मतलब इनके साथ में बीइंग जुड़ जाता है, ठीक है। चलिए 4 नियम याद हो गए। अब आ जाते हैं 5वें नियम पे। बहुत जो फ्यूचर इंडेफिनिट विल लगा हो या शैल लगा हो तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा? विल बी, ये याद रखेंगे, बीइंग, बीन, आपस में कंफ्यूज नहीं होंगे, ये बीइंग जुड़ेगा और विल बी, BEB जुड़ेगा, ठीक है। तो विल शैल होने पर विल बी, शैल बी। अब देखिए छठा और सातवां भी सेम है, 6 और 7 नंबर का जो रूल है वो भी सेम है। यदि हैज़, हैव लगा है तो उसके साथ हम क्या ऐड कर देंगे? बीन, BEEN, बीन जोड़ देंगे। हैज़ बीन, हैव बीन जोड़ देंगे। और अगर हैड लगा हुआ है तो हम क्या जोड़ देंगे? हैड बीन। तो देखिए सेम है, आपको ऐसे याद करना, हैज़, हैव, हैड लगा होने पर इनके साथ क्या जुड़ेगा? बीन। लास्ट नियम, विल हैव, शैल हैव होने पर हम क्या लगाएंगे? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक चार्ट के माध्यम से कि जो चौथा नियम लगता है कि हेल्पिंग वर्ब किस तरह से चेंज होती है। फिर से रिपीट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट होने पर इज, एम, आर लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट होने पर पैसिव फॉर्म में वॉज या वर लगाएंगे। यदि पहले से ही वॉज या वर लगा हुआ है या इज, एम, आर लगा है तो उनके साथ क्या ऐड हो जाएगा? बीइंग, BEING। हैज़, हैव, हैड होने पर क्या ऐड हो जाएगा? बीन, BEEN, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन। और अगर विल शैल लगा हुआ है तो विल बी, शैल बी। चलिए कुछ एग्जांपल्स अब हम देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। तो चलिए पहला नियम हम क्या लगाते हैं? ये है ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट। तो पहला नियम क्या था? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। चलिए ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पे ले आए, क्रिकेट, करेक्ट।
अब हम इसको वी को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पिछला वाला ज़रा याद करिएगा, उसमें हमने वी को ऑब्जेक्ट बनाते वक्त क्या बताया था, अस का हो जाता है, तो ये अस लिख दिया। ये पहला नियम पैसिव फॉर्म का लग गया कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा नियम हम लगाते हैं, क्या था बताया था हमने आपको, कि जब भी और न्यू ऑब्जेक्ट बन जाए, न्यू ऑब्जेक्ट बनने से पहले हम क्या लगा देंगे, बाई। तो न्यू ऑब्जेक्ट, ये जो सब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट बन गया ना अब इस वक्त, तो बाई का प्रयोग कर दिए। बचता कितना है, इतना पार्ट सॉल्व करने को बचा। चलिए तीसरा नियम, प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। अब बचा आपका ये भी टुकड़ों टुकड़ों में तोड़े हैं ना, अब एक साथ सेट करेंगे तो हो जाएगा। आपको अब याद करिए, इज एम आर होने पर क्या जोड़ते हैं, बीइंग। अब चूंकि यहाँ पर वी तो प्लूरल था तो आर लगा हुआ था, ठीक है। अब हम यहाँ पर आर बीइंग नहीं करेंगे क्योंकि आपको टेंस में हमने आपको बताया था सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं। तो क्रिकेट सिंगुलर है तो इज बीइंग, पूरा सेंटेंस क्या बन गया, क्रिकेट, यहाँ से उठाया इज बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई प्लेड बाय अस। इसी तरीके से चलिए अगला हम बनाते हैं। ये कौन सा है, लिखा हुआ है ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात क्या लगी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट को याद करिए, पहले ही नियम पे बताया था, जब भी टेंस क्या होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा, तब हम क्या करेंगे, वर्ब की कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज एम आर लगाते हैं। तो चलिए पहला नियम लिख लेते हैं, हम लिखेंगे क्रिकेट। चलिए और पहला नियम, ही को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, हिम क्रिकेट के स्थान पे लिया है। न्यू ऑब्जेक्ट से पहले चूंकि बाई लगाते हैं, बाई भी लगा लिया। अब बचा क्या, प्लेस, प्ले की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, प्लेड। अब आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सेट करनी है। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेंगे आपकी, प्रेजेंट इंडिफिनिट होने पर हेल्पिंग वर्ब लगती इज, एम या आर। चूँकि क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए हम लगाएंगे, करेक्ट। चलिए अगला लिखा हुआ बन गया पूरा सेंटेंस, क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम, ये पैसिव फॉर्म हो गया। अगला सेंटेंस, मुकेश रोट अ लेटर। सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, ये क्या हो जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव। तो आ लेटर आगे लाएंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, मुकेश को आ लेटर के स्थान पर ले जाएंगे। अब चूंकि मुकेश न्यू ऑब्जेक्ट बन गया है, बाई का प्रयोग कर लेंगे बस। अब पास्ट इंडिफिनिट होने पर हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं, वॉज। और राइट रोट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन। जैसे टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ के भी बनाया, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको टुकड़ों में तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लिख लीजिए आ लेटर, चूँकि सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात हेल्पिंग वर्ब लगती है, वॉज लगाई, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन बाय मुकेश। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। ये पास्ट इंडिफिनिट का कौन सा है, निगेटिव है, निगेटिव, करेक्ट। चलिए तो निगेटिव को निगेटिव की तरह बना देंगे, रूल्स वही रहने हैं। आ लेटर आगे ले आइए, सब्जेक्ट बना दिया, आ लेटर के स्थान पर ही को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम, एक साथ ही लिख लेते हैं, दूसरा नियम वाला भी लगा के बाय हिम। बचता है डिड नॉट और राइट। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। चूंकि पास्ट इंडिफिनिट होने पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगती थी, वॉज या वर, तो लेटर के साथ वॉज नॉट रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, बन गया। बहुत आसान है, ग्रामर में एक्टिव पैसिव से आसान कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ आसान हमें वही चीज़ लगती है जो चीज़ हम समझ पाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ही हैड रिटन आ लेटर। चलिए इसे भी बना लेते हैं, आ लेटर। हैड होने पे हम क्या करते थे, हैड बीन। रिटन पहले से ही थर्ड फॉर्म लगी हुई है, रिटन बाय हिम। ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आइए, बाय हिम, बन गया सेंटेंस। इस तरीके से आज हमने देखे हैं एक्टिव पैसिव के नियम, 4 नियम हैं। फिर उनसे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल्स बहुत ही कम है, लेकिन आज आप रूल्स समझ लें इनके बारे में। एक बार थोड़ा सा वो जो हेल्पिंग वर्ब वाली टेबल है उसे भी एक दो बार रिपीट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो मैं कल लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी
इससे एक्टिव पैसिव से रिलेटेड सभी तरीके की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू क्लास।